जो बोलेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जो बोलेगा उसको जेलों में डाल दिया जाएगा, और जो बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, जो बोलेगा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्टें छुपा ली जाएंगी, जो बोलेगा उसको नजरबंद कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कहां है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल हन्नान बागी। नाजरीन, बागी नज़रियात की पहली किस्त में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मौजूदा पाकिस्तान के अंदर अवाम के अंदर एंटी इस्टेब्लिशमेंट सोच काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुकी है। इसकी वजूहात काफ़ी दिलचस्प हैं। पाकिस्तान बनने की जो महरक़ात हैं वो 1857 से शुरू होते हैं। 1857 की जंग के बाद मुसलमानाने बरसगीर के लोगों ने सोचा कि हम एक अलग वतन बनाएंगे। ये बहस भी एक अलग है कि पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर एक मज़हब भी नज़रियात हैं या एक सेकुलर नज़रियात। ये डिबेट भी अलग है कि पाकिस्तान के बानी सेकुलर थे या मजहबी थे। इसी तरह ये डिबेट भी काफ़ी देर चलने वाली है कि पाकिस्तान की फ़ौज का इस कौम के ऊपर क्या किरदार है। 1857 से कबल जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर पाको हिंद के ऊपर कदम रखा तो इसका मकसद यहाँ के लोगों के ऊपर डिक्टेट करना था। एक कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ यहाँ पे आए और यहाँ से पैसा कमाना उनका मकसद था, अपनी हुकूमत बनाना उसका मकसद था, और इन तमाम तर मकासद के हसूल के लिए एक फ़ौज को बनाना उनके लिए काफ़ी अहम था। इसके लिए उन्होंने एक ब्रिटिश फ़ौज तश्कील दी जो यहीं के लोगों को भर्ती किया गया और एक ऑर्थोडॉक्स उनके अंदर इंजेक्ट किया गया, वो था डिक्टेटरशिप का। 1857 की जंग के बाद जो महरक़ात बने पाकिस्तान बनाने के लिए, उसके बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की जो पुरानी आर्मी यानी कि ब्रिटिश आर्मी जो कि पाकिस्तान बनने के बाद तकसीम की गई, 70% इंडिया और 30% पाकिस्तान, वो मुल्क जिसकी मुआशी कमर टूट चुकी, जिसकी मुआशी कमर है ही नहीं, उस कौम के ऊपर 30% फ़ौज को दे दिया गया। अब ये फ़ौज को कैसे चलाना है हमें नहीं मालूम। इसके लिए हमारे पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं कि हम तमाम तर लोगों को हम वो मुराद दे सकें जो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश जो आर्मी थी उनको दी गई। इसलिए कोई भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए उसके लिए सबसे बड़ा जो एक पहला हर्डल होता है वो अपनी आर्मी की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको सिक्योर करना, उसको उनके जो तमाम तर जो लीडरान हैं, जो उनके जनरल हैं, उनको मुतमिन करना उसका पहला हदफ होता है। दैट्स द रीज़न कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं उनमें कुछ अच्छी चल नहीं पाती। यही वजह है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी असर और रसूख रखती है, और जिस पार्टी को इक़्तिदार में लाना होता है उसके पीछे भी आर्मी का भी हाथ होता है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि उन तमाम तर जो जमहूरी पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलकर हम तमाम तर अपने फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को सिक्योर कर सकें और तमाम तर मामलात को उनसे एक डील के तहत ठीक कर लिया जाए। यहाँ पे इन तमाम तर बातें जो मैंने की हैं उसकी सबूत इन सब का ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी मार्शल लगा तो पाकिस्तान उस दौर के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहा था। आप जनरल अयूब को देख लें, जनरल मुशर्रफ को देख लें, ये वही दौर था कि जब हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे थे, और आज भी 2022 के अंदर हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो आपस में चल नहीं सकती। उसके बाद पाकिस्तान की जो एक पार्टीज हैं उनका सबसे बड़ा जो मकबूल बयानिया भी यही है कि वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ नारे लगाती है, यहूदी साजिश, अमेरिकी साजिश, इंडियन साजिश, लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान को जो डिक्टेट करने वाले लोग हैं उनका नाम नहीं ले सकते। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट किस कदर असर रसूख रखती है। नाजरीन, हमारे साथ इंडिया आज़ाद हुआ, बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ, हमारे हमसाए में चाइना, हमारे करीबी मुल्क श्रीलंका, ये तमाम तर वही मुल्क हैं जिनकी जोग्राफियाई स्ट्रक्चर है वो सेम हमारे जैसा है, लेकिन इसके बावजूद चाइना में आज तक कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, इंडिया में आज तक कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, बांग्लादेश में मार्शल लॉ नहीं लगा, श्रीलंका में मार्शल लॉ नहीं लगा, तो पाकिस्तान के अंदर 3-4 मार्शल लॉ क्यों लगे?
उसकी वजूहात यही डिक्टेटर माइंडसेट है। आप मुझसे सवाल ये भी कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर वो मार्शल लॉ क्यों नहीं लगे, जबकि 70% कौम, 70% जो फौज थी वही ईस्ट इंडिया कंपनी वाली फौज थी। उसके लिए नाजरीन उन्होंने जो यहाँ के जो उनके प्रेसिडेंट बने इंडिया तश्कील होने के बाद, तो उन्होंने एक बहुत ही एक नारा लगाया कि हमें आर्मी नहीं चाहिए, हमें आर्मी नहीं चाहिए, हमें आर्मी नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद को एक सेकुलर शख्स पेश करते थे और उनका बयानिया था कि हम अमन चाहते हैं। इसके बीच जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने नारा लगाया, उन्होंने पॉलिटिकल गेन हासिल करने के लिए वहाँ की आर्मी को स्ट्रॉन्ग तो किया, लेकिन जो वहाँ के इंटेलिजेंस अदारे थे उनको आर्मी से आज़ाद कर दिया। नाजरीन उनकी तमाम तर इंटेलिजेंस जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं वो आर्मी से बिल्कुल बेदखल है। वो तमाम तर रिपोर्ट्स आर्मी को देने की बजाय वो रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आज़म और वज़ारत दफ़ा को देती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर नाजरीन DGISI और DGISPR इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के खिलाफ एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक ऑर्थोडॉक्स, एक डिक्टेटरशिप की जो मेंटेलिटी है वो खुद एक साथ मिलती है, अपने साथ उन लोगों को मिलाती है ताकि 22 करोड़ आवाम के ऊपर वो हुकूमत कर सकें। नाजरीन पाकिस्तान के अंदर जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बना है वो आज का नहीं, वो तकरीबन 75 सालों का है। आर्मी के अंदर कुछ असलाहात करने की ज़रूरत है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। जो बोलेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा, जो बोलेगा उसको जेलों में डाल दिया जाएगा, और जो बोलेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा, जो बोलेगा उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्टें छुपा ली जाएंगी, जो बोलेगा उसको नज़रबंद कर दिया जाएगा। तो नाजरीन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत कहाँ है? जमहूरियत कहीं भी नहीं। नाजरीन मौलाना मदूदी ने क्या ही खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान कभी भी इस्लाम के नाम पर बना ही नहीं था। उनकी तहरीर पढ़ लें, रोज़नामा असर 1948 के अंदर वो लिखते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी नज़रियात के मुकाबिल है, नेशन कभी भी इस्लाम का तस्वुर रहा ही नहीं। लेकिन आज मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान कभी भी जमहूरी मकासद के लिए भी नहीं बना। पाकिस्तान बनाया ही एक डिक्टेटर लोगों ने था और उसके ऊपर मुसल्लत भी डिक्टेटर लोग ही किए गए। लेकिन नाजरीन इन तमाम तर तनकीदात का हम हासिल कलाम क्या लें? इनका हासिल कलाम है कि मौजूद बच्चे हैं हमारे, उनको इस कदर एम्पावर करें कि वो सच को सच और झूठ को झूठ कह सकें। नाजरीन आर्मी के अंदर कुछ इस्तिलाहात करने की ज़रूरत है। वो ज़रूरत को हम किस तरह पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। पाकिस्तान की अदालतों को बिल्कुल आज़ाद कर दिया जाए और नाजरीन आर्मी को नैब के दायरे कार में लाया जाए ताकि उसका भी वही अवामी एहतसाब हो जो हमारे पॉलिटिशियंस का होता है। नाजरीन इस वक्त अवाम के अंदर एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया किस तरह वजूद में आया, उसकी तारीख क्या थी, मैंने आपके सामने पेश किया। नाजरीन इस बीच एक बहुत अहम बात कि पाकिस्तान की आवाम मुख्तलिफ दरों में तकसीम हो चुकी है। कोई पटवारी और कोई PTI, कोई न्याजी और कोई यूथिया, कोई इस्लामी और कोई जमात इस्लामी। ये तमाम तर धड़े और कौम नहीं रहे, ये धड़े बन चुके हैं। नाजरीन अब इन अवाम को एक बात सोच लेनी चाहिए कि उनका मुस्तकबिल का हल सिर्फ जमहूरियत है, और वह जमहूरियत यही पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो करप्ट हैं, चाहे वह जो भी हैं, इनको एहतसाब के फ़िल्टर से गुजार कर यही हमारा मुस्तकबिल हो सकती है। पाकिस्तान के ऊपर डिक्टेट करने वाले इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं हो सकते। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हनान बागी, अल्लाह हाफिज़।